My name is Vinod Kumar Verma, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जमालपुर कॉलेज, जमालपुर। इसके पहले वाले क्लास में मार्शल इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस बतला रहे थे। उसी का सेकेंड पार्ट है क्रिटिसिज्म। उसी का सेकेंड पार्ट है। तो मार्शल ने उसमें क्रिटिसिज्म में मार्शल की परिभाषा इतनी लोकप्रिय हुई है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा से संबंधित विवाद हल सा हो गया था। अर्थशास्त्र ने जो मार्शल ने परिभाषा दिया था, तो उसमें लगा था कि उनका परिभाषा सफिशिएंट है ना, सफिशिएंट है। किंतु आगे चल के रॉबिन्स ने 1932 में अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस प्रकाशित की पुस्तक हुई थी, जिसमें उन्होंने मार्शल की परिभाषा की कटु आलोचना की। मार्शल ने जो परिभाषा दिया था उसमें उन्होंने उनकी जो अपना मंतव्य दिया था, उसमें उन्होंने उनकी आलोचना, परिभाषा की कटु आलोचना की है ना। वह आलोचना क्या है? नंबर 1, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान ही नहीं मानव विज्ञान भी है। अर्थशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान ही नहीं मानव विज्ञान। उन्होंने कहा था कि ये सामाजिक विज्ञान है। मार्शल ने, उनका कहना है कि नहीं, वो खाली सामाजिक विज्ञान नहीं है, वो मानव विज्ञान भी है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान है। मार्शल के अनुसार मानव विज्ञान नहीं है, जो कि गलत प्रतीत होता है उनके हिसाब से, कि सामाजिक विज्ञान ही, जो मार्शल ने कहा है कि सामाजिक विज्ञान है, तो उन्होंने, रॉबिन्स ने कहा कि नहीं, सिर्फ सामाजिक विज्ञान नहीं है, ये मानव विज्ञान भी है, मानव विज्ञान भी है, जो कि गलत प्रतीत होता है। जबकि वास्तविकता यह है कि अर्थशास्त्र के नियम सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। वास्तविकता क्या है कि अर्थशास्त्र का जो नियम है प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे वो समाज में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे समाज के बाहर रहने वाला व्यक्ति हो, पहाड़ पर रहने वाला व्यक्ति हो, साधु संत, जंगल में रहने वाला व्यक्ति हो। यह अर्थशास्त्र का जो है, यह नियम हर व्यक्ति पर लागू होता है। जब हर व्यक्ति पर यह नियम लागू होता है, तो मानव विज्ञान ही, सामाजिक विज्ञान क्यों, मानव विज्ञान क्यों नहीं? तो इसका कहना है। फॉर एग्जाम्पल, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हर व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे वो समाज में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे समाज से बाहर रहने वाले व्यक्ति हो, वो हर पर यह नियम लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई चीज का हम उपभोग करते हैं तो उसका एक समय होता है, सीमा, और जैसे जैसे हम उस वस्तु का उपभोग करते चले जाते हैं, उसकी उपयोगिता घटती चली जाती है। वह समाज में रहने वाला व्यक्ति के साथ यह भी होता है। पहाड़ पर रहने वाला व्यक्ति, ऐसा तो नहीं है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, वो खाता है तो खाते ही चला जाता है, उसका भी कोई लिमिटेशन। वह भी जैसे जैसे कोई चीज़ का उपभोग करता है, उसकी उपयोगिता उसकी भी घटती है, और समाज में रहने वाला व्यक्ति का भी घटता है। तो यह नियम समाज में सामाजिक व्यक्तियों पर क्यों लागू होगा, अन्य व्यक्तियों पर क्यों नहीं होगा? इसलिए रॉबिन्स ने कहा है कि यह जो मार्शल ने कहा है कि सामाजिक व्यक्ति पर ही उन्होंने इस पर जिक्र किया है कि जो समाज में रहने वाला व्यक्ति है उसी पर यह नियम लागू होता है, लेकिन रॉबिन्स के अनुसार यह गलत है, सर्वथा गलत है। ठीक, नेक्स्ट, साधारण व्यावसायिक जीवन संबंधी क्रियाएं स्पष्ट नहीं है। साधारण जीवन मत क्या है? साधारण व्यावसायिक जीवन क्या हो गया कि मार्शल की परिभाषा
में जीवन के साधारण व्यवसाय संबंधी क्रियाएं स्पष्ट एवं भ्रामक है। साधारण व्यवसायिक संबंधी क्रिया जो है वो स्पष्ट नहीं है, वो भ्रामक है। क्योंकि साधारण व्यवसाय में मानव की कौन सी क्रियाएं आती हैं? साधारण व्यवसाय में मानव की कौन सी क्रियाएं आती हैं और कौन सी नहीं है? कि कौन सा काम मानव का साधारण व्यवसाय में आता है और कौन सा काम साधारण व्यवसाय में नहीं आता है। यह उदाहरण के लिए भी एक आप समझ सकते हैं। एक व्यक्ति नियमित रूप से गार्डन में 1 घंटा टहलता है। टहलने के उपरांत वह व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या उनकी यह क्रियाएं साधारण व्यवसायिक नहीं है? क्या उनकी जो यह क्रियाएं हैं टहलने की, जो 1 घंटा वो टहल करके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो क्या 1 घंटा तक जो टहलते हैं वो साधारण व्यवसायिक नहीं कहलाएगी? इस तथ्य का स्पष्टीकरण मार्शल की परिभाषा से नहीं होता है। मार्शल ने जो परिभाषा दिया है, यह तथ्य का स्पष्टीकरण उससे नहीं हो पाता। रॉबिन्स का कहना है, अर्थशास्त्र में साधारण तथा असाधारण, साधारण व्यक्ति का जो कहा है, चाहे साधारण व्यक्ति हो चाहे असाधारण व्यक्ति हो, साधारण हो चाहे असाधारण हो, से संबंधित मनुष्य की समस्त क्रियाओं का अध्ययन होना चाहिए। मनुष्य के सारी क्रियाओं का अध्ययन होना चाहिए, बशर्ते कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होनी चाहिए। कि मनुष्य जो काम करता है उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो सेटिस्फेक्शन जो टहलता है गार्डन में 1 घंटा टहल करके जो सेटिस्फेक्शन जिसको मिलता है, जिस व्यक्ति को, अन्य व्यक्तियों को भी मिलता है। चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हो, सामाजिक व्यवसाय संबंधी रखने वाला व्यक्ति हो, चाहे अन्य जो असामाजिक व्यक्ति हो, वह भी अगर टहलता है उसको भी संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन उसको भी मिलता है। तो कार्य करने के उपरांत अगर हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, तो उसकी जिक्र होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि समाज में व्यक्ति रहने वाला है उसी पर होना चाहिए, इसलिए सर्वथा यह नियम लागू नहीं होता है मार्शल के रॉबिन्स के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट, क्रियाओं का आर्थिक एवं गैर आर्थिक। मार्शल के अनुसार जो आर्थिक क्रिया है वह क्रिया जिससे अर्थ का संबंध हो, वह काम जिससे अर्थ का संबंध हो, उन्होंने इसी पर जोर दिया। गैर आर्थिक को कहा कि इस अर्थशास्त्र में गैर आर्थिक का कोई महत्व नहीं, परंतु रॉबिन्स कहते हैं चाहे वो आर्थिक क्रिया हो चाहे गैर आर्थिक क्रिया हो, आर्थिक क्रिया को मार्शल ने कहा वो सर्वथा गलत है, उचित नहीं है। इसलिए आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों क्रियाओं का समन्वय होना चाहिए अर्थशास्त्र में, ऐसा रॉबिन्स का कहना है। क्योंकि आर्थिक क्रिया में काम के उपरांत धन का उपार्जन हम कमा सकते हैं, हमको धन प्राप्त होता है और उससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। गैर आर्थिक क्रिया में हमको तो पैसा उसमें मिलता नहीं, लेकिन मिलता क्या है? एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम जिसको सेवा दे रहे हैं, डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में सेवा दे रहा है तो उसको संतुष्टि इसलिए मिलती है कि उसे पैसे मिलते हैं, उसके बदले सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको संतुष्टि मिलती है। और पैसा जब मिलता है उसको तो अपनी आवश्यकता की वो पूर्ति करता है, समाज में, परिवार में जिसकी उपयोगिता करती जो है उसकी उपयोगिता करती है, उपयोग करते हैं। पर गैर आर्थिक कार्य उसमें पैसे तो मिलते नहीं हैं, पर
जो हम काम करते हैं उसके बदले हमको संतुष्टि मिलती है। वही डॉक्टर अगर घर में अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करता है तो जितना पैसा मिलता है कमाने के बाद, उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसे मिलता है, क्योंकि अपने बच्चे को उन्होंने ट्रीटमेंट करके ठीक कर दिया, तो बहुत आत्मसंतुष्टि उसको मिलती है। तब जब दोनों में से संतुष्टि मिलती है, एक काम से पैसा कमाने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलता है और दूसरा बिना पैसे का काम करने के बाद भी अगर हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो आर्थिक क्रिया को ही क्यों हम शामिल करेंगे, गैर आर्थिक क्रिया को क्यों नहीं करेंगे। इसलिए मार्शल के द्वारा दी गई यह कथन सर्वथा गलत है। उसके बाद आता है भौतिक और अभौतिक क्रिया। मार्शल ने सिर्फ भौतिक क्रियाओं को ही शामिल किया है, अभौतिक क्रियाओं को शामिल नहीं किया है, यह भी गलत है रॉबिन्स के अनुसार। भौतिक क्रिया तो है ही, भौतिक क्रिया के द्वारा हम समाज में, उसने कहा है कि प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार भौतिक और अभौतिक कल्याण के बीच स्पष्ट अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन में भौतिक एवं अभौतिक कल्याण दोनों मिले जुले रहते हैं, भौतिक और अभौतिक दोनों से मनुष्य को उपयोगिता मिलती है, दोनों से उपयोगिता मिलती है, भौतिक क्रियाओं से भी और अभौतिक क्रियाओं से भी। अभौतिक क्रियाओं से इसलिए मिलती है कि वह सेवा जो करता है, सेवा दिखलाई नहीं पड़ता है, पर हम कोई काम अगर फ्री में अगर समाज सेवा करते हैं, सेवा, तो हमको बहुत संतुष्टि मिलती है। कोई धार्मिक काम करते हैं, शिक्षक महाविद्यालय में पढ़ाते हैं, वही शिक्षक घर में भी पढ़ाते हैं बच्चों को, उससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। शिक्षक कॉलेज में पढ़ाते हैं तो उसके बदले उन्हें पैसा मिलता है, उससे उनको इच्छा पूर्ति होती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। वही शिक्षक अपने बच्चों को घर में पढ़ाते हैं, उससे भी उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। जब दोनों क्रिया से सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो आर्थिक क्रिया को ही अर्थशास्त्र में क्यों मान्यता मार्शल ने दिया, गैर आर्थिक को क्यों नहीं दिया। इसलिए रॉबिन्स के अनुसार आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों क्रियाओं को अर्थशास्त्र में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का संबंध कल्याण से नहीं। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार कभी कभी अर्थशास्त्र का कल्याण से कोई संबंध नहीं होता, अर्थशास्त्र का कल्याण से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिससे मनुष्य का कल्याण से कोई लेना देना नहीं। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिससे मनुष्य का कल्याण से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे चरस हो गया, शराब, भांग, इस तरह की वस्तुएं मनुष्य को कल्याण के बदले वो कल्याण की ओर चल रही है। इस वस्तु का उपभोग मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं होता है। इसलिए यह कहना कि अर्थशास्त्र का संबंध सिर्फ कल्याण से। समाज में वैसे व्यक्ति भी होते हैं, परिवार में वैसे भी व्यक्ति होते हैं जो इस तरह का सेवन करते हैं। तो ऐसे वस्तुओं का सेवन करने से मानव कल्याण तो संभव नहीं है। इसलिए यह कहना कि अर्थशास्त्र का संबंध सिर्फ कल्याण से, यह सर्वथा गलत है। अर्थशास्त्र नेक्स्ट, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है। अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य मानव कल्याण है।
अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानव कल्याण। मार्शल ने कल्याण शब्द का प्रयोग कर अर्थशास्त्र को एक आदर्श विज्ञान, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स माना है, जो किसी विषय की अच्छाई तथा बुराई को बताता है। रॉबिन्स का कहना है कि किसी कार्य की अच्छाई या बुराई को बताने का काम नीति शास्त्र का है, एथिक्स, अर्थशास्त्र का नहीं। कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, यह अर्थशास्त्र का काम नहीं है बताने का, यह नीति शास्त्र का कार्य है, एथिक्स का कार्य है, अर्थशास्त्र का नहीं। दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र का काम किसी चीज की अच्छाई या बुराई बताने का नहीं। इसलिए अर्थशास्त्र में जो कहा जाता है कि कौन सा कार्य अच्छा है कौन सा कार्य बुरा है, यह काम बतलाने का काम अर्थशास्त्र का नहीं, यह नीति शास्त्र का कार्य है। इसलिए अर्थशास्त्र में इस बात को लाना यह सर्वथा गलत है। नेक्स्ट, वो प्रत्यक्ष रूप से धन का अध्ययन करना, और प्रत्यक्ष रूप से धन का अध्ययन करना। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का उद्देश्य आर्थिक कल्याण में वृद्धि करना है। अतः अप्रत्यक्ष रूप से मार्शल महोदय भी धन का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। जहां एडम स्मिथ धन को प्राथमिक स्थान देते हैं, वहीं मार्शल महोदय मानव कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने धन को आर्थिक कल्याण का एक साधन मात्र माना है। मार्शल ने आर्थिक कल्याण को साधन मात्र माना है, साध्य नहीं माना है। जबकि किसी व्यक्ति का कल्याण, मानव के द्वारा किसी व्यक्ति का कल्याण बिना धन का हम कर सकते नहीं है। कल्याण तो होती है परंतु उसमें धन की आवश्यकता होती है। तो कल्याण, मार्शल ने कहा है कि कल्याण की भावना होनी चाहिए। जहां पर कल्याण की बात आती है, सामाजिक कल्याण की बात आती है, और बिना अर्थ का वो संभव है नहीं। इसलिए मानव कल्याण के साथ साथ मानव कल्याण के साथ साथ धन का भी उतने महत्वपूर्ण स्थान है, इन्होंने रॉबिन्स ने कहा। इसलिए खाली मानव का अध्ययन करना, मानव के कल्याण का अध्ययन करना, ये कहना ये सर्वथा उचित नहीं है। नेक्स्ट, संकुचित क्षेत्र। मार्शल की परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र के अंतर्गत गैर आर्थिक का अध्ययन एवं अभौतिक का अध्ययन, अभौतिक साधनों का अध्ययन नहीं किया जाता है। क्यों भाई, क्यों नहीं किया जाएगा अर्थशास्त्र में? रॉबिन्स का कहना है क्यों नहीं किया जाएगा? जब गैर आर्थिक क्रिया से भी हमको संतुष्टि मिलती है और भौतिक साधन से भी हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है। गैर आर्थिक क्रिया से हमको पैसे नहीं मिलते हैं, धन की प्राप्ति नहीं होती है, पर आत्म सेटिस्फैक्शन मिलता है। और भौतिक साधन
से भी हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो सिर्फ आर्थिक क्रिया और भौतिक साधन को ही क्यों उसमें हम शामिल करेंगे अर्थशास्त्र में, इसलिए सर्वथा गलत है। अतः अर्थशास्त्र का क्षेत्र काफ़ी संकुचित माना जाता है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का क्षेत्र काफ़ी संकुचित है। वो विस्तृत रूप से में उनको रॉबिन्स का कहना है कि वो विस्तृत रूप से उनको अध्ययन उनका नहीं किया गया। इसलिए रॉबिन्स ने मार्शल की परिभाषा को अधूरा माना। अधूरा मानते हुए अपना मंतव्य उन्होंने आगे दिया है, जो मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। आज यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।